नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं व्यवहारिक व्याकरण से 1 से 35 तक प्रश्न हैं जो आपकी सीबीएसई की हिंदी की परीक्षा होने वाली है। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चाहे तो परीक्षा में जाने के पहले आप इसे एक बार देख करके जाएं, क्योंकि व्यवहारिक व्याकरण में आपको रचना के आधार पर वाक्य है, वाच्य है, रस है और पद परिचय है। इससे मैंने कुछ प्रश्न लिया है। तो देखिए, सबसे पहले है रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य में हमेशा एक क्रिया और एक कर्ता होती है। मिश्र वाक्य में व्यधिकरण योजक शब्द के द्वारा एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़े हुए रहते हैं। और संयुक्त वाक्य में एक या एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक पद से जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें हम योजक शब्द भी कहते हैं। तो उम्र बढ़ती है और अनुभव बढ़ता जाता है, पहला जो प्रश्न है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बताना है। तो इसमें क्या लगा है? योजक शब्द लगा है और इसे हम समुच्चय बोधक पद भी कहते हैं। तो इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा घ, संयुक्त वाक्य। कहीं भी आपको ऐसा लगे और, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, या, तो ये सारे अगर योजक शब्द आपको कहीं भी दिखे, आपको किस वाक्य में ये लगाना है? संयुक्त वाक्य में, क्योंकि ये संयुक्त वाक्य में योजक शब्द होते हैं, जिन्हें हम समुच्चय बोधक पद भी कहते हैं। अब हम आते हैं, देखिए, दूसरे प्रश्न में मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य हम उसे कहते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उसी के अधीन एक दूसरा अंग वाक्य उससे जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें जो है व्यधिकरण योजक शब्द होते हैं। व्यधिकरण योजक युग्म शब्द, जैसे जो, सो, जैसे, तैसे। तो देखिए, कि और एक वाक्य हमेशा एक दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ रहता है मिश्र वाक्य में। तो अध्यापक ने नकल करने वाले छात्र को पकड़ लिया, ये तो है नहीं। अध्यापक ने छात्र को पकड़ा क्योंकि वह नकल कर रहा है, ये भी नहीं है। जो छात्र नकल कर रहा था उसे अध्यापक ने पकड़ लिया। ग जो है प्रश्न, इसमें उस लिखा गया है मिसप्रिंट में, उसे अध्यापक ने पकड़ लिया। तो ग आपका जो है उत्तर सही हो जाएगा। ये ग उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में सरल वाक्य हैं। तो सरल वाक्य में जिसमें एक जो है कर्ता, इसमें पूरक क्रिया, मुख्य क्रिया, लेकिन आपको साधारण से शब्दों में समझना है कि इसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। तो देखिए, पहला जो है क, कि जैसे ही सूरज उगा अंधेरा दूर हो गया। तो जैसे ही तो आपका व्यधिकरण युग्म इस शब्द जो है। उसके बाद ख है कि सूरज उगा और अंधेरा दूर हो गया। तो सूरज उगा और अंधेरा दूर हो गया, इसमें भी और आपका क्या लगा है? समुच्चय बोधक पद जो है, इसको हम योजक शब्द भी कहते हैं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ग, कि सूरज के उगते ही अंधेरा दूर हो गया। इसके बाद देखिए, चौथा है। चौथा में क्या है कि अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है। तो इसमें थोड़े प्रश्न को बदल दिया गया है। इसमें रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है। तो मिश्र वाक्य के जो हैं 3 आश्रित उपवाक्य होते हैं, 3 तरह के मिश्र वाक्य के। तो ये पूरा वाक्य अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है, ये तो वाक्य यदि पूछता तो ये तो हो गया आपका मिश्र वाक्य। लेकिन इसके 3 जो हैं आश्रित गौण उपवाक्य होते हैं: संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, और तीसरा आपका हो गया क्रिया विशेषण आश्रित। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य में आपको यही देखना है कि कहीं भी आपको की दिख जाए, कहीं भी, सीधी सी बात में मैं बता रही हूँ कि कहीं कहीं संज्ञा उपवाक्य में पहले की अदृश्य हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमेशा की रहता है। जैसे देखिए, दिया है कि अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है। तो अनुज ने देखा कि मोर नाच रहा है, ये आपका की लगा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। उसके बाद देखिए, 5वां में है कि जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं। इसमें भी रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है आपको। तो नीचे में इसके आपके वाक्य हैं कि जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं। तो देखिए,
आश्रित उपवाक 3 तरह के होते हैं मिश्र वाक्य के, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक और क्रिया विशेषण उपवाक। तो जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं, इसमें तो कहीं आपको की है नहीं, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक तो होगा नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं भी आपको यदि लग जाए कि संबंध बताया जा रहा है एक वाक्य से दूसरे वाक्य को और जो का प्रयोग हो, जो अंश युक्त शब्दों के द्वारा जो का प्रयोग हो, तो इसमें देखिए जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं, तो ये आपका जो है, तो इसको हम क्या करेंगे, विशेषण आश्रित उपवाक ख, इसका आपका उत्तर ख हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम आते हैं कि जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं पढ़ता हूँ, इसमें भी रेखांकित उपवाक का आपको भेद बताना है। तो जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो, इसमें तो ना जो है और ना ही की है, जिसमें की रहे संज्ञा आश्रित और जिसमें जो रहे वह विशेषण आश्रित। लेकिन इसमें है कि जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में मैं भी पढ़ता हूँ। तो जिस विद्यालय में तुम पढ़ते हो उसी में पढ़ता हूँ, इसमें क्रिया का बोध हो रहा है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक ये हो जाएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण जब आप पढ़ चुके होंगे 7-8 में, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, समयवाचक और परिमाणवाचक। तो ये समय का बोध हो रहा है, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा ग, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है कि तुम्हें भ्रम है कि वह अमीर है, रेखांकित उपवाक का भेद आपको लिखना है। तो इसमें तो की है, तो सबसे पहले की हम देख लिए, तो आपको कौन सा हो जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक। अब देखिए 8वां में है कि जो लोग फूलों की सेज पर सोते हैं वह जीवन में कष्टों को क्या जाने, इसमें रेखांकित उपवाक को भेद बताना है आपको। तो मैंने पहले ही कहा था कि कहीं भी आपको जो लगे वह विशेषण आश्रित उपवाक हो जाएगा, तो ये आपका हो गया ख, इसका उत्तर। इसके बाद देखिए है कि जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, रेखांकित उपवाक के भेद बताना है। तो यहाँ जाने का बोध हो रहा है कि जब तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, तो ये आपका जो भी नहीं है, की भी नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक। इसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य को एक बार और 2-3 प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, समुच्चय बोधक पद से जुड़े हुए रहते हैं, इसमें योजक पद होते हैं, किंतु, परंतु और तथा, या, अथवा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें संयुक्त वाक्य है क्या, कहाँ है संयुक्त वाक्य। तो देखिए ग में आपको संयुक्त वाक्य दिखाई दे रहा है कि मैं विद्यालय जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा, और लगा हुआ है इसमें समुच्चय बोधक पद या योजक शब्द हम इसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं 11वां प्रश्न कि जिस वाक्य में एक उपवाक्य मुख्य हो तथा शेष उपवाक्य आश्रित हो उसे किस प्रकार का वाक्य कहा जाता है। तो मैंने पहले ही कहा था कि मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य मुख्य होता है, प्रधान होता है, और उसी के अधीन एक दूसरा अंग वाक्य उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका जो है ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आपका हो गया मिश्र वाक्य, इसका ग उत्तर हो गया। इसके बाद हम 12 देखते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि इसमें वाच्य के बारे में है। तो वाच्य किसे कहते हैं ये हम पहले जान लेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम कर्ता के द्वारा हो रहा है या काम भाव के द्वारा हो रहा है या काम कर्म के द्वारा हो रहा है, उसे हम वाच्य कहते हैं, इंग्लिश में हम वॉइस कहते हैं उसे। तो सूरदास ने सूरसागर नामक ग्रंथ लिखा, सूरदास ने सूरसागर नामक ग्रंथ लिखा। तो सूरदास ने लिखा सूरसागर नामक ग्रंथ, तो ये काम किससे करवाया जा रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है, तो ये आपका हो गया कर्तृवाच्य। इसके बाद देखिए 13 है कि केवट के द्वारा नाव लाई गई, यहाँ पे नाम लिखा गया लेकिन यहाँ नाव होगी, नाव लाई गई। वाक्य में आपको वाक्य नहीं लिखना है, वाच्य लिखना है। तो देखिए केवट के द्वारा, कहीं भी आपको लगे कि काम किसके द्वारा हो रहा है, कर्म के द्वारा करवाया जा रहा है, और वहाँ पे इसकी पहचान होती है से के द्वारा, मजदूर के द्वारा। तो के द्वारा कहीं भी हो तो आपको क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 प्रश्न जो है कि घायल व्यक्ति से चला नहीं जाता, वाक्य में आपको वाच्य लिखना है। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ना ही काम कर्ता के द्वारा हो रहा है और ना ही काम कर्म के द्वारा हो रहा है, बल्कि उसके भाव के द्वारा पता किया जा रहा है,
तो घायल व्यक्ति से चला नहीं जाता, तो इसे हम चला नहीं जाता, इस उसके भाव के बारे में पता चल रहा है कि उसे चला नहीं जाता। तो ये आपका हो गया ख, इसका उत्तर भाववाची। इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि हवलदार साहब ने पान खाया, उपरयुक्त वाक्य में कर्मवाच्य में बदलिए। तो यहाँ पे देखिए 4 दिए हुए हैं ऑप्शन में। हवलदार साहब पान खा रहे हैं, ये तो आपका कर्मवाच्य में नहीं होगा क्योंकि के द्वारा उसमें होता है। उसके बाद देखिए हवलदार साहब के द्वारा पान खाया जाता है, तो पान खाया जाता है इसमें आपका क्या हो गया, ये वर्तमान काल में हो गया, तो ये भी नहीं होगा इसका, क्योंकि कर्म के द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है ग में कि मदार साहब के द्वारा पान खाया गया, तो यहाँ मदार साहब की जगह पे क्या हो जाएगा, हवलदार साहब के द्वारा पान खाया गया। तो ये आपका हो जाएगा मदार साहब के जगह पे हवलदार साहब के द्वारा पान खाया गया, तो के द्वारा है और ये आपका भूतकाल में परिवर्तित हो गया है, तो ये आपका कर्मवाच्य हो गया। उसके बाद देखिए 16 में है कि राष्ट्रपति ने इस भवन का उद्घाटन किया, इसमें भी वाच्य लिखना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये तो कर्ता के द्वारा हो रहा है, तो ये आपका सबसे पहला जो है क उत्तर हो जाएगा कि कर्मवाच्य है। इसके बाद देखिए यह मकान दादाजी के द्वारा बनवाया गया या बनाया गया, वाक्य में आपको वाच्य तो किसके द्वारा, कर्म के अनुसार काम हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। इसके बाद देखिए हम देखते हैं 18 प्रश्न को। तो हिरण से भागा नहीं गया, वाक्य में वाच्य लिखना है, तो इसमें भागा नहीं गया ना ही कर्म के द्वारा हो रहा है, ना ही कर्ता के द्वारा हो रहा है, उसके भाव के बारे में पता चल रहा है कि उससे भागा नहीं गया, तो ये आपका ग उत्तर सही हो जाएगा, भाववाच्य। आइए अब हम देखते हैं, देखिए पद, पद किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं इसको, हाँ तो इसको हम देखते हैं 19 नंबर का जो प्रश्न है, पद कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, इसे तो पद कहते नहीं हैं। वर्णों के सार्थक समूह को तो हम वर्णमाला कहते हैं। ख में है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को, कोई भी शब्द यदि वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाने लगता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम क्या कहते हैं, इसे हम पद कहते हैं। कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाने लगता है। और पद के व्याकरणिक परिचय को हम क्या कहते हैं, पद का जो भी व्याकरणिक परिचय हम देते हैं उसे हम पद परिचय कहते हैं। तो इसमें आपका उत्तर ख हो जाएगा कि जो भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। इसका उत्तर आपका ख हो जाएगा। इसके बाद देखिए है कि दादाजी तेज चलते हैं, वाक्य में तेज का सही पद परिचय कीजिए। तो देखिए पद परिचय करने के लिए आपको कोई भी वाक्य में यदि शब्द है उसका हम जब पद परिचय करते हैं तो उस शब्द का, उस पद का लिंग, वचन, कारक और उस पद का नाम, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, कि क्रिया है, कि अव्यय है, इस तरह से हम उसका नाम लिखते हैं। और वो रेखांकित एक ही पद होता है वाक्य में, उसका संज्ञा के हम भेद भी लिखना पड़ता है कि संज्ञा के कौन से भेद से है, इसका लिंग क्या है, इसका वचन क्या है, ये कारक कौन सा है और क्रिया के साथ इसका संबंध क्या है। इस तरह से पद का परिचय किया जाता है। तो देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न है इसमें है कि दादाजी तेज चलते हैं, वाक्य में तेज का सही पद परिचय दीजिए। तो देखिए तेज जो है क्रिया विशेषण का ये एक भेद है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये तो पहला ही है क, और चलना क्रिया की विशेषता का सूचक बता रहा है, तो ये आपका क इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए देखते हैं हम कि बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसमें अकबर का आपको पद परिचय करना है। तो अकबर नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और एक वचन है, अकबर एक व्यक्ति का नाम है, पुल्लिंग है, और ये अकबर और बीरबल के संबंध के बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका क उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और संबंध कारक। इसके बाद देखिए वाह कितना सुंदर स्वेटर है।
तो वाह को तो रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन वाह का ही आपको पद परिचय करना है। तो वाह जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय तो है नहीं, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय मैंने बताया था पहले ही, किंतु परंतु लेकिन और ये सब है। संबंध बोधक अव्यय आपका हो गया काके की। देखिए ये हो गया आपका विस्मयादि बोधक शब्द भी हम इसे कहते हैं और अव्यय कहते हैं। और वाह का प्रयोग कब होता है? जब किसी भी चीज़ को देख करके हमें अच्छा हो, हमारे अंदर मन में खुशी प्रकट हो, तो विस्मयादि बोधक अव्यय तो पहला ग में है। हर्ष के भाव की अभिव्यक्ति भी ग में है। घ में क्या है कि शोक सूचक, तो शोक सूचक नहीं है। शोक सूचक के लिए होता है ओह, आह, ये सब आपका विस्मयादि बोधक। तो ये आपका ग, इसका उत्तर ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए वे आगरा जा चुके, इसमें वे का आपको करना है पद परिचय। तो वे आपको क्या हो गया? वे, देखिए वे जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष के लिए है और पुल्लिंग है। तो इसमें आपको पद परिचय हो जाएगा ख, इसका ख हो जाएगा। नीचे में देखिए आप रस से संबंधित कुछ प्रश्न हैं 24 से, कि हिंदी काव्य में कितने रस होते हैं। तो हिंदी काव्य में कितने रस होते हैं ये तो सबको पता है कि 9 रस होते हैं। और श्रृंगार रस को सबसे ऊपर माना जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ये नायक नायिका के मिलन से इसका उत्पत्ति होता है। और श्रृंगार रस के 2 पक्ष भी होते हैं, 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसका स्थायी भाव आपका रति हो गया। इसके बाद देखिए करुण रस। करुण रस के स्थायी भाव क्या है? तो करुण होता है करुणा। किसी चीज़ को देख करके जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमारे अंदर करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका स्थायी भाव आपका ख हो जाएगा, शोक। उसके बाद है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस, शांत मतलब होता है पूरी तरह से लीन हो जाना, यानी कि किसी चीज़ में खत्म हो जाना, निर्वेद हो जाना। तो इसका आपका स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसके बाद देखिए वीर। वीर रस, जब कभी किसी चीज़ के लिए हम जाते हैं, जैसे युद्ध में योद्धा लड़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उनके अंदर एक जोश होता है, उत्साह होता है कि मुझे जो है युद्ध में अपनी जीत को हासिल करनी है और जीत कर आना है। तो वीर रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा उत्साह, ग उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए विभत्स रस के स्थायी भाव। विभत्स रस का अर्थ होता है किसी भी घृणित वस्तु को देख करके घिन आना उससे। जैसे कोई ऐसा चीज़ देख लिए कि हमारा मन जो है उससे घृणा से भाव से भर गया। तो विभत्स रस का जो है स्थायी भाव आपका हो जाएगा जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब होता है किसी चीज़ को देख करके घिनाना, घृणित वस्तु को देख करके दूर होना, भागना। तो जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत मतलब किसी भी चीज़ को देख करके, कोई भी अद्भुत वस्तु देख करके आश्चर्यचकित जब हम हो जाते हैं तो ये अद्भुत रस हो गया। और इस किसी चीज़ को देखकर जब हम विस्मय में हो जाते हैं, आश्चर्य में हो जाते हैं, तो इसका जो है ग उत्तर हो जाएगा विस्मय। इसके बाद देखिए हास्य रस के स्थायी भाव। हास्य रस यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी मनोरंजन वाली आप देख रहे हैं जिसको देख करके आपके अंदर हंसी आ रही है, आप हंस रहे हैं देख करके। कोई भी ऐसे वस्तु देख लिए, बंदर के क्रियाकलाप को देख करके हम अक्सर हंसने लगते हैं, तो उसमें हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो स्थायी भाव इसका हो गया हास्य। तो यहाँ पे हास्य लिखा गया है, लेकिन इसका हास्य होगा ग, हास्य, केवल हास्य रस। इसके बाद देखिए संयोग और वियोग किस रस के भेद हैं। मैंने पहले ही बताया था कि श्रृंगार रस को सबसे ऊपर रस माना जाता है और इसके 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो संयोग कब होता है श्रृंगार में? जब नायक नायिका का मिलन होता है तो संयोग पक्ष होता है। और जैसे ही नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो उन दोनों के बीच में वियोग हो जाता है। तो ये श्रृंगार रस के दोनों भेद हैं, संयोग और वियोग। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है श्रृंगार लिखने में,
तो ये आपका ख उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम देखते हैं कि घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर हमारे मन में कौन सी रस की उत्पत्ति होती है। मैंने पहले ही बताया था कि घृणित वस्तुओं को देखकर हमारे मन में विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो उत्तर है ख हो जाएगा, विभत्स रस। इसके बाद देखिए किस रस को रसराज कहा गया है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो पहला जो है श्रृंगार रस हो जाएगा। इसके बाद है एक ऐसा पंक्ति है, ये बिहारी लाल की पंक्ति है जो रीतिकाल के कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण और राधा के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इनके 700 दोहे भी हैं सतसई नाम से, जिन्हें हम जानते हैं। तो इसमें देखिए उसकी ही कुछ पंक्ति है जिसमें श्री कृष्ण और राधा के बारे में है कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। कौन सा रस है? तो इसमें नायक कौन है? श्री कृष्ण हैं, नायिका राधा जी हैं। दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, कभी एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, फिर खींच रहे हैं, फिर खुश हो रहे हैं, फिर मिल रहे हैं, फिर शर्मा रही हैं और नैनन से ही बात कर रही हैं अपनी आँखों के द्वारा ही। तो ये जो है श्रृंगार रस की पंक्ति है, क्योंकि इसमें संयोग पक्ष को दर्शाया गया है कि नायक नायिका का मिलन हो रहा है और उनके भाव किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तो ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा घ। तो ये आपके हो गए कुछ वाक्य के प्रश्न, रचना के आधार पे कुछ वाच्य हो गए। इसमें कुछ पद परिचय भी हैं और रस भी है इसमें कुछ। तो इसे आप यदि अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो व्यवहारिक व्याकरण में जो भी प्रश्न आपके आएंगे उसे आप कर सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर एक बार परीक्षा में जाने के पहले देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी ढेर सारी बधाई, शुभकामना। धन्यवाद।